अलग अलग पहलू हमारे एस्टीम्ड पैनलिस्ट ने रखा। इसमें एक नया पहलू जो जुड़ रहा है वो है आपको अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का कहना है कि पाकिस्तान बातचीत के लिए ऐसी शर्तें रख रहा था जिसे मानना मेरे लिए संभव नहीं है। वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान में शांति रहे, इसकी गारंटी आप दीजिए, और वहां के टीटीपी जो है, तारीख तालिबान पाकिस्तान, इस पर आप काबू पाइए। तो संभव है नहीं। और कई लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि वहां पे जो एयरबेस है उस पर कब्जा करना चाहता है, तो वो एक बड़ा मामला वहां पेचीदा होता जा रहा है। इस फ्रंट को आप कैसे देख रहे हैं आसिम मुनीर के लिए? लक्ष्मण, आसिम मुनीर की आज की सिर्फ तकलीफ यही है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान और भारत से घिरा हुआ है। 80% लैंड बॉर्डर, जैसा मैंने पहले भी आपको बोला, ये हम दोनों देशों के बीच में पाकिस्तान चिपका हुआ। समस्या पाकिस्तान की ये है कि जिस तरीके से उसने तहरीके तालिबान पाकिस्तान को खड़ा किया और अब एक नया फ्रंट और खुल गया है, टीएलपी, इन सब पे पाकिस्तान का अब कोई काबू नहीं है। बिकॉज पाकिस्तान ने जो दवाई वहां पे छिड़की थी रिलीजियस फैनेटिज्म की, वो दवाई अब उसी के खिलाफ इस्तेमाल हो। फैनेटिज्म में की लड़ाई में ये होता है कि जो ज्यादा बड़ा फैनेटिक होता है उसकी तरफ लोग ज्यादा इकट्ठा होते हैं। तो पाकिस्तान से ज्यादा फैनेटिक्स तालिबान है, तो लिटरली पाकिस्तान से ज्यादा अब सपोर्ट तालिबान को मिल रहा है। पश्तून और आपके बलूच, ये दो कौम ऐसी हैं जो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल रहने को तैयार नहीं है। कई ऐसे वीडियोस सरफेस हो रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा डिसकंटेंट है, वो दिखाई देता है। बिल्कुल। अब बगराम एयरबेस की जिसकी आप बात कर रहे हैं, बगराम एयरबेस स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के बहुत पास है, काबुल के नजदीक है, और ये सोवियत जमाने से ही काफी इंपॉर्टेंट एयरबेस है। और यूएस की पूरी लड़ाई अभी ये चल रही थी कि किसी तरीके से बगराम एयरबेस पे कंट्रोल कर। एक बात मैं थोड़ा सा इससे हटके असीम मुनीर के बारे में बोलूंगा। असीम मुनीर ने तो अपने इरादे तकरीबन 2-3 साल पहले से साफ कर दिए थे, जब उसने अपने पांव पसारने शुरू किए थे। जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना, जिस तरीके से उसने इमरान खान को जेल पहुंचाया, और उसके बाद जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई हुई पहलगाम के बाद, इवन पहलगाम का भी जो था, वो मुझे एक तरीके से लगता है कि ये असीम मुनीर की तरफ से एक स्क्रिप्टेड ड्रामा है जो बड़े ही प्यार से लिखा गया है। सबसे पहले आप एक भारत के अंदर आतंकवादी कार्रवाई कराइए, डेफिनेटली भारत रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद हारी हुई फौज का चीफ अपने आप को फील्ड मार्शल बताता है। अगर हम पाकिस्तान की ही बात माने तो सारा काम तो उनकी एयरफोर्स ने किया। अगर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो पाकिस्तान एयर चीफ को एयर मार्शल बनाना था, ये फील्ड मार्शल कहां से बना दिया वो मुझे समझ में नहीं आया। उसके बाद इसको सीडीएफ बना के, और कोई बड़ी बात नहीं है कि थोड़े दिनों में आपको जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ का मिला जुला संस्करण दिखाई दे, जिसमें ये खुद को अयूब खान की तरह डिक्टेटर एंड चीफ एडमिनिस्ट्रेटर भी डिक्लेयर कर देगा। ये बंदा खुद को, आप देखेंगे कि आज के 1 साल के बाद, खुद को चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, प्रेसिडेंट, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, एंड ही विल डिक्लेयर हिमसेल्फ एवरीथिंग। अभी इसके साथ समस्या आरती टेको सिंह, ये बड़ी बात कही शुभांकर ने, सारा कुछ स्क्रिप्टेड था, और इनके हिसाब से स्क्रिप्ट यहां तक जाके खत्म होगा कि अपने आप को सब कुछ सर्वे सर्वा डिक्लेयर कर दे, जो पहले भी इतिहास में दिखा है पाकिस्तान में। देखिए, कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आसिम मुनीर और ज्यादा कंसोलिडेट करे अपनी पावर को, और फंडामेंटली वही मार्शल लॉ लगे पाकिस्तान में जो पहले भी अयूब खान के टाइम पे, मुशर्रफ के टाइम पे लगा था। लेकिन मुझे लगता है कि साथ ही साथ हमें ये भी फैक्टर इन करना चाहिए कि क्या पाकिस्तान का जो ये फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर जो जियाउल हक ने पैदा किया अफगानिस्तान में कोल्ड वॉर के टाइम पे, सोवियत यूनियन को बाहर करने के लिए अमेरिका का साथ दिया, इनफैक्ट शुरू से ही अमेरिका का ही साथ दिया, और जो ये पूरा आतंक का जो मॉन्स्टर अमेरिका ने बनाया पूरे सब कॉन्टिनेंट में, जो क्रिएट किया गया सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि कोल्ड वॉर के टाइम पे वो सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस जो अफगानिस्तान में था और बढ़ता जा रहा था, इनफैक्ट इंडिया भी उस वक्त सोवियत यूनियन के ही कैंप में था, उसको रोकने के लिए जिस तरह का मॉन्स्टर क्रिएट किया पाकिस्तान ने, क्या इसको ये अंदर ही अंदर खा जाएगा? बेशक आसिम मुनीर अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल बनाए, लेकिन किस तरह से टीटीपी, टीएलपी, जितने भी आतंकी संगठन है, ये किस तरह इवॉल्व होते हैं और किसका तख्ता पलट करते हैं, आज की डेट में कोई कह नहीं सकता है। और क्या चैलेंजेस ये पाकिस्तान आर्मी के लिए खड़ा कर सकती है आने वाले टाइम में। हमें ये भी मालूम है कि इमरान खान
के फेवर में काफ़ी लोग निकले, बेशक, और हमें ये भी मालूम है कि कई सारे और जो मॉडरेट फोर्सेस पॉलिटिकल पार्टीज कह सकते हैं, उनके हक में भी लोग थे। लेकिन आज आके पाकिस्तान की रियलिटी ये है कि जो भी मॉडरेट लाइन लेता है, आपको याद होगा नवाज शरीफ ने लिया तो उसका तख्ता पलट हुआ। इनफैक्ट आज ही मैं कहीं सुन रही थी कि इमरान खान की सरकार में भी एक ऐसी कोशिश थी कि वो इंडिया के साथ कहीं ना कहीं पीस की बात करे। उसमें भी यही हुआ अंत में कि इमरान खान की भी सरकार गई। इसलिए ये मॉन्स्टर इतना बड़ा बन चुका है, ये पाकिस्तान को अंदर ही अंदर कैसे करोड़ करेगा और किस तरह की इंस्टेबिलिटी पूरे रीजन में लाएगा, कोई कह नहीं सकता है। इसलिए मुझे लगता है आसिम मुनीर बेशक बने रहे और सीडीएस भी बने, कुछ भी बने, लेकिन कितनी देर वो चला पाएंगे, क्योंकि उनसे भी बड़ा एक्सट्रीमिस्ट खड़ा हो सकता है पाकिस्तान में। और हालांकि एक चीज और है, एक चीज और है आरती टिक्कू सिंह की, जिसकी बदौलत वो कूद रहे हैं एक तरीके से कहे, जहां से वो ताकत पा रहे हैं, वो है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति तो हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की, लक्ष्मण जी, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की आप बात नहीं करिए। हमें नहीं भूलना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर में चाइना का मिलिट्री टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट पूरी तरह से था पाकिस्तान को। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लगातार चाइना ने यूएनएससी में टेरर पे जब भी जितने रेजोल्यूशंस लाए, उन्होंने इंडिया के खिलाफ उसमें वीटो दिया। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हाफिज सईद और जैश ए मोहम्मद, जितने भी आतंकी ग्रुप है, उनका पूरी तरह से चाइना ने समर्थन किया। तो ये कहना, तो आपका कहना है कि चाइना और यूएस दोनों मिल करके आसिम मुनीर को जो ताकत दे रहे हैं, वही इसके ताकत की असली वजह है। एम्बेसडर वोरा, ऐसे में भारत, एक लाइन कहना चाहूंगी, लेकिन ये समझना जरूरी है कि आखिर पाकिस्तान को अमेरिका भी और चाइना भी जो आतंक पे सपोर्ट मिल चुका है अभी तक, वो आखिर में उसके विक्टिम्स है कौन? उसके विक्टिम्स बेशक पाकिस्तान के अंदर लोग होंगे, लेकिन सबसे बड़े विक्टिम्स इंडिया में, कश्मीर में, आज के लाल किला अटैक में, और अफगानिस्तान में अगर आप देखें, पंजाब में देखें, विक्टिम्स पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इस सारे आतंक। और प्लीज, जब हम बात कर रहे हैं कि हम टेरर एक्ट को एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और उनके सपोर्टर्स को भी नहीं हम बख्शेंगे, तो क्या आज की डेट में हम तैयार है? ऐसी स्ट्रैटेजीज हमारे पास है कि अमेरिका का और चाइना का सपोर्ट, जो एक टेरर स्टेट जो पाकिस्तान आर्मी है, यही सवाल, तो वो कैसे काउंटर किया जाए? हाँ, यही सवाल मैं दीपक वोरा साहब से पूछना चाहता हूँ। एम्बेसडर वोरा, मेरा सवाल आरती जी ने खुद ही पूछ लिया। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, डरता भी हूँ मैडम आरती टिक्कू सिंह से, बट बेसिक इशू यहाँ पे जो आपने अभी सवाल किया है, आपको मालूम है कि ये जब डिस्कशन हो रही थी इस 27th अमेंडमेंट पे इन द नेशनल असेंबली ऑफ जिहादिस्तान, वो प्रधानमंत्री जो है, जो बदमाश अपने आप को शरीफ कहता है, वो अजरबैजान चला गया है पैसे मांगने के लिए, क्योंकि अब ये जो अरब देश है वो कह रहे हैं भाई तेरे को बहुत भीख देख चुके हैं, अब और नहीं देंगे। अब वहां गया कि ऑयल रिच कंट्री है तो उनसे भी कुछ पैसे लेगा। सर, जो आर वी रेडी टू टेक देम ऑन? यस वी आर। हम बात करते हैं चाइना और अमेरिका के सपोर्ट, क्या वो अपने फौजी भेजेंगे लड़ने के लिए? अरे चीनी में दम नहीं है कि मुझसे लड़ जाए। मैं 74 साल का हूँ, 10 अपने चीनी आए तो मैं अकेला निपट लूंगा उनसे। दे डोंट नो हाउ टू फाइट, और बड़े बड़े हथियार लाते हैं। और मैं तो खुद कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ एम्बेसडर वोरा कि आप डिप्लोमेट हैं कि आर्मी पर्सनल रहे हुए हैं। बस जनरल साहब को देख के मैं भी प्रोत्साहित हो जाता हूँ। शंकर प्रसाद साहब कुछ जोड़ना चाहता है। शंकर प्रसाद साहब कुछ जोड़ना चाहते हैं। शंकर प्रसाद साहब। नहीं, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहना चाहता हूँ, सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूँ, याद कीजिए सब मिलके कि ज़ियाउल हक की मौत कैसे हुई थी। ज़ियाउल हक की मौत एक एयर एक्सीडेंट में हुई थी। उसके साथ और कौन मारा गया था, उसमें किस आम की पेटी थी, ये याद है आप सबको जी। तो फिर आज अमेरिका बड़ा दोस्त बनता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इतना बड़ा बन जाए, अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा मॉन्स्टर बनाने की कोशिश करे, और उस तरह से चाइना भी और अमेरिका भी है, तो इस दुनिया में कोई किसी का इतना सगा नहीं है। अमेरिका ने अपने राजदूत की आहुति दी है। ज़ियाउल हक कैसे मारे गए थे? ज़ियाउल हक को मारना कोई आसान काम नहीं था। तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं।
अब ये दोबारा कैसे होगा, क्यों होगा, कहाँ, लेकिन मैं तो ये बात इसलिए सिर्फ बताना चाह रहा था इस शो में आपको कि ज़ियाउल हक भी तो मारे गए थे। तो जैसे सब लोग पैनल में कह रहे हैं कि इनकी भी लाइफ लिमिटेड है, कितनी लिमिटेड है वो भगवान जाने, इनका अल्लाह जाने, लेकिन तरीके बहुत हैं। इसका हिस्टोरिकल आपको नमूना पता है, तो इसका नमूना थोड़ा बदली हो सकता है, कुछ और हो सकता है, लेकिन इट इज़ नॉट समथिंग कि कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। नहीं, इसका कुछ और तरीका हो सकता है। आपने सही कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, कुछ हो ही नहीं सकता है। RSN सिंह साहब, चूंकि शो का समय खत्म हो रहा है, आपसे मैं समझना चाहूँ कि ऐसे में भारत की रणनीति क्या हो। US के प्रेसिडेंट इंडिया आने वाले हैं, वो राजी हो गए हैं, तो क्या कुछ ऐसी रणनीति हो सकती है कि US का मोह भंग हो जाए पाकिस्तान से? नहीं, उसको रेयर अर्थ चाहिए, क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए। वो जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये उसी के तहत हो रहा है। और एक और बात मैं बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले जो समीकरण थे इस हमारे रीजन में वो कुछ और थे, और उसके बाद से बिल्कुल सही कहा, चाइना ने अपना उसका पूरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब कुछ था, वो उसको फिर भी ऑपरेशन सिंदूर में उसको उसका फायदा नहीं हो सका। लेकिन पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर समीकरण बदल गए। चाइनीज जो है अभी, अब जब आप रेयर अर्थ माइनिंग करना शुरू करें, मतलब वहां करेंगे, तो चाइना जो कि बलूचिस्तान में इतने इनरोड्स बना चुका था वो कहां जाएगा। तो मेरे हिसाब से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तो खत्म हो गया। तो बड़ी तेजी से समीकरण बदल रहे हैं। उसके पास तो है रेयर अर्थ, उसके पास 90% जो माइनिंग है दुनिया में उसका कंट्रोल है, सॉरी 60-70% और 90% प्रोडक्शन पर। और ये कहां जाएंगे लोग? फिर सर आपके सैटेलाइट्स का क्या होगा, आपके मिसाइल्स का क्या होगा, आपके ड्रोन्स का क्या होगा, आपके अनआर्म्ड व्हीकल्स का क्या होगा, आपके मोबाइल का क्या होगा, आपके जो पावर स्टीयरिंग जो गाड़ी चलाते हैं उसका क्या होगा? आप समझिए स्थिति को। तो ये देखिए, ऑयल मतलब अगर आप दुनिया का नक्शा देखें तो वो मिडिल ईस्ट में था, अब जो है वो वेस्ट में मूव कर गया है। तो पूरी जो वो तेजी से बदल रही है। ये सब रेयर अर्थ की लड़ाई है सर।